ଦେଖିବୁଲି କରିବୁନି ନା ଭାଇ ଆମକୁ ଦେ
करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग का टाइमिंग कितना हो रहा है बाबू देखिए 8 मिनट, ठीक है। चलो बाबू सब क्लास को स्टार्ट करें। नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे फिर साउंड क्लियर जा रही है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन। साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है। क्लास को स्टार्ट करें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास को जल्दी से स्टार्ट करें हम सब क्या? हैव यू एनी प्रॉब्लम? काइंडली सभी लोग श्योर करेंगे। साउंड वीडियो इज क्लियर सो वी कैन कंटिन्यू द सेशन।
आप देखो तो साउंड क्लियर जा रही है, साउंड क्लियर जा रही है अब? बाबू साहब साउंड क्लियर है? मैं ऑडिबल? यस सर, ओके ओके, चलिए। देखो साउंड नहीं जा रही थी सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सेकंड में क्लास को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, है ना। एक सेकंड में, चलो ये, चलो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में समस्या हो चुकी थी, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू थी, साउंड नहीं जा रही थी। तो चलिए अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक है आप सबका ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। टॉपिक क्या है आप सबका? ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी जिसे हिंदी से कहते हैं वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक, चलिए सबसे पहले ना क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ग्लोबल क्या है सर, इन्वायरमेंटल क्या है सर, इश्यूज क्या है। आप यदि टाइटल को समझ जाते हैं ना, यदि हम सब टाइटल को समझ जाएंगे तो फिर जो भी टॉपिक आपके सामने आएंगी, जो भी चीजें आप देखेंगे, वो आपको दिक्कत नहीं होंगी। मैं ये पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस वैश्विक पर्यावरण समस्या को आपने पढ़ लिया, इसका मतलब पूरा पृथ्वी के अंदर होने वाली जो आपकी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्या है, वो समस्या को आप समझ जाएंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम सब ने बात किया था पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, गंगा प्रदूषण के बारे में, है ना। मतलब एक तरह से यदि कोई भी आपदा आती है, पिछले क्लास में हम लोग डिजास्टर को लेकर के चर्चा किए थे, यानी आपदा को लेकर के। तो डिजास्टर दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक द्वारा होता है। मानव निर्मित जिस तरह से आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ, यानी कंपनी में आग लग जाना, कंपनी में बम ब्लास्ट हो जाना, उसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी, वो आपका मनुष्य के द्वारा होता है। और उसी तरह से कभी भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड होता है ना। भूकंप आ जाना, लैंडस्लाइड होना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, प्रकृति का खेल है। तो सब हम लोग पहले ही समझ चुके थे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग समझने वाले हैं ना, वो पूरे विश्व में, विश्व यानी पूरी पृथ्वी के अंदर होने वाली जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है, उस समस्या को समझेंगे, जिसमें हम सब क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी जलवायु परिवर्तन क्या होता है, फर्स्ट नंबर में हम लोग समझेंगे, है ना। वैश्विक पर्यावरण समस्या के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट पहले समझेंगे आपका क्लाइमेट चेंज, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग वैश्विक तापमान के बारे में, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ओजोन परत किस तरह से आपका क्षय होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एसिड रेन, जिसे कहते हैं अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक को, 4 पॉइंट को आज हम सब डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? कितने चीजें को हम लोग डिस्कस करेंगे? जलवायु परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, और साथ साथ ओजोन परत लेयर के बारे में। ओजोन परत जो होता है क्षय हो रहा है, जिसको कहते हैं हम सब ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसी को लेकर के हम लोग 4 चीजें को डिस्कस करेंगे आज। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक को विस्तार से समझेंगे हम सब, ठीक है। चलिए पहले ये समझ लो, ये जो है ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब समझ रहे हो सभी लोग, पूरा विश्व। पूरा विश्व मतलब हमारा पृथ्वी। ये जो है क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रह है। क्या है? ग्रह। इसी को कहते हैं इंग्लिश से प्लेनेट, और इसी में हम सब रहते हैं। सभी को पता है कि हम सब एक प्लेनेट में रहते हैं, उस प्लेनेट का नाम है अर्थ प्लेनेट, जिसे कहते हैं पृथ्वी ग्रह। और पृथ्वी ग्रह में ही रहते हैं हम सब, और पृथ्वी ग्रह में ही मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी ही रह पाते हैं। बाकी ऐसे कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे मनुष्य जिंदा रह सके। मंगल ग्रह पे अभी जो है रिसर्च चल रही है, अदरवाइज मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अभी जो हमें पता है कि हम सब एक पृथ्वी ग्रह में रहते हैं, और पृथ्वी ग्रह में ही आपका एडाप्टेशन मिल जाता है। एडाप्टेशन यानी रहने, खाने पीने और ऑक्सीजन लेने का एक ऐसी उत्तम व्यवस्था मिल जाता है, जिससे कि मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी
और जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे जीवित रह पाते हैं, वरना अन्य प्लेटफॉर्म में या अन्य प्लेनेट में कोई अपना एडाप्टेशन नहीं कर सकता है, उनको उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जिससे कि अपने आप को एडाप्ट कर सके। समझ में आया? तो चलिए आज हम लोग वैश्विक पर्यावरण को लेकर के समझेंगे कि वैश्विक में जो विश्व में जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं, वो समस्या को हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 समस्या मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ओजोन परत का लेयर का जो क्षय होना एक वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका अम्लीय वर्षा होता है वो भी आपका एक पढ़ेंगे। इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी पूरे विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है वो देखेंगे। और पूरे विश्व में जो आपका तापमान का परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, है ना, उसको पढ़ेंगे। 4 पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इज द मस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूरे कान खोल करके, आंख खोल करके, है ना, जूता खोल करके, चप्पल खोल करके, दैट मीन्स मेरा सिंपल सा कहना है, जूता और चप्पल नहीं खोलना है, ना ही कलम फेंकना है, ना कॉपी फेंकना है। सीधा याद रखना है कि हम सब 4 पॉइंट को समझेंगे, और चारों पॉइंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, खाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मान सकते हैं कि खाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपको मिठाई पसंद है ना, उसी तरह से ये मान लीजिए कि चारों पॉइंट एग्जाम को पसंद है ना। एग्जाम क्या है? एक प्लेट है, आपको प्रश्न है, वहां पे रखना है इसको क्या क्या पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बाबू सब, फटाफट जिन्होंने ग्लास नहीं लगाया है, ग्लास मतलब जिन्होंने चश्मा नहीं लगाया, चश्मा लगा लें। जिनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो पूरे आंखों को खोल करके शांति से, बहुत ही धैर्यवान के साथ बैठे रहें और आराम से समझें। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस 2 3 4 पॉइंट समझाऊंगा, चारों पॉइंट एकदम क्लियर करवा दूंगा। ये पूरी तरह से गारंटी है और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके सामने जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन, जिसे इंग्लिश से कहते हैं क्लाइमेट चेंज। कुछ कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आएंगी तो याद रखना है बाबू सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बड़े लेवल पे जाएंगे ना, तो जलवायु परिवर्तन का जो मीनिंग यूज करेंगे तो थोड़ी सी बैकवर्ड टाइप का लग सकता है। बैकवर्ड टाइप मतलब उतना ज्यादा आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं देता है, बट आप क्लाइमेट चेंज याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा आदमी समझ जाता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट मतलब समझते हैं जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं बच्चा लोग? जलवायु मतलब जो हमारा पृथ्वी में जितना मौसम देखते हैं, वर्षा देखते हैं, है ना, हवा देखते हैं, इसी में यदि वो पैटर्न बदल जाता है, मतलब जो सामान्य से ज्यादा होने लगता है, तो उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन क्या है। लंबे समय में तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसम के सामान्य पैटर्न में बदलाव होता है। क्या समझ में आया? मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी में पानी गिर रही है। मान लेते हैं कि वर्षा का अभी मौसम है तो बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी में गर्मी है तो वह तापमान ज्यादा होने लगा है। मान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी में तूफान चल रहा है ना, जिस जगह पे आप रहते हैं तो तूफान चल रहा है, मौसम खराब है ना। मतलब जब नॉर्मल पैटर्न से अलग पैटर्न में बदल जाता है तो उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जिससे एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार आप देखेंगे ना, इस बार देखेंगे एक डेटा है आपका, आई थिंक एक डेटा है आपका शायद नासा, है ना। नासा ने ये देखा कि 2024 और 2025 में हमारा पृथ्वी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा है। हमारा पृथ्वी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो सामान्य स्थिति था, वर्षा का सामान्य स्थिति जो होना चाहिए, तापमान का जो सामान्य स्थिति होना चाहिए, जो हवाओं का सामान्य स्थिति होना चाहिए, मौसम का जो सामान्य स्थिति होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड हो चुका है। मतलब कंटिन्यू आपका तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुका है, वर्षा एक्सेस हो चुका है, हवाओं भी अलग हो चुका है, मौसम भी अलग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका पैटर्न जो है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये क्यों चेंज हुआ है? जलवायु परिवर्तन इसी को कहते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन मतलब तापमान में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया। आप देख लीजिए 2025 में कितना गर्मी पड़ गया, हवाएं कितना चलने लगी, वो देख लीजिए। वर्षा इतना ज्यादा हो गई कि पूरा असम जो है पूरा बह गया, इतना बाढ़ आया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमें दर्शाता है कि हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
क्योंकि सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति में गर्मी भी नहीं है, सामान्य स्थिति में वर्षा भी नहीं है, हवा भी नहीं है और मौसम भी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो अनलिमिटेड एक्सटेंड हो रहा है, अनलिमिटेड हो रही है, जो कि हानि का प्रभाव देखने को मिलता है, इसका दूषित प्रभाव देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आखिर जलवायु जो परिवर्तन होता है क्यों होता है, कारण क्या है? तो कारण है जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग। जब आप कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम का जल्दी से ज्यादा यूज करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में यदि कोयला का यूज किया जाए, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल का यूज किया जाए, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन आती है। वनों की कटाई होती है। हमें पता है कि वन ऐसा चीज है जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यदि ऑक्सीजन ही सही मात्रा में ना रहे तो सोचिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फेट जो है बढ़ जाएगा। वनों की कटाई हो रही है, इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण। उद्योग वाहन में उत्सर्जन, हमें पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे कारखाना है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि डीजल और पेट्रोल के यूज से बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। दिल्ली इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषित एरिया है। दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। यदि आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली का बड़ा पाव जब वहां जाके खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रदूषण क्या होता है। अभी तो बहुत सारे सरकार ने अपना अलग अलग प्रकार के सिस्टम बना रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है ये सर। ठंडा के दिन में देखेंगे कोहरा जो जमता है ना, पूरी तरह से रोड दिखाई नहीं देता है, वो भी आपका एक तरह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का ही एक संकेत है। कृषि और पशुपालन से मीथेन गैस निकलता है, पता है। कृषि करोगे, पशुपालन करोगे तो गोबर आएगा तो गंदगी आएगा, गंदगी अपवाल वाल जितना भी फेंकाएगा वो सारा चीज से क्या होता है? मीथेन गैस निकलता है ना। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, इसका प्रभाव देखिए। यदि आपका तापमान, वर्षा, हवा और मौसम में सामान्य स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तब उसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन होने के कारण यही है कि जीवाश्म का ज्यादा, पेट्रोलियम का ज्यादा प्रयोग होता है, वनों की कटाई होता है, पशुपालन या कृषि से ज्यादा मीथेन गैस निकलता है, इसी वजह से होता है। इसका प्रभाव देखिए क्या मिलता है। तापमान में वृद्धि हो जाता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है, समुद्र का जो पानी है वो बढ़ जाता है, ग्लेशियर का जो पिघलना होता है, हमें पता है कि हिम नदी है, हिमालय है ना, हिमालय है। अब जाएंगे तो उधर जाकर के हिमाचल प्रदेश की ओर आपको पहाड़ की चोटी में मिलेगा हिमालय, हिम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बर्फ मिलेगा। कश्मीर होकर जाएंगे तो बर्फ मिलेगा। तो वो पिघलने लगता है गर्मी के कारण, बाढ़ आता है, सूखा आता है, चक्रवात आता है, और जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं वो मरने लगते हैं, है ना। कृषि उत्पादन में कमी होती है, कृषि नहीं हो पाता है सही से। तो यही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन सही से। जलवायु परिवर्तन हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सब चीज आनी होती है। चलिए, आईपीपीसी के अनुसार मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान औद्योगिक पूर्व स्तर की तुलना में लगभग 1.1 बढ़ चुका है। 2011 से लेकर 2020 का औसत माना गया है। मतलब एक डेटा देखेंगे 2011 से लेकर 2020 का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका तापमान बढ़ चुका है पूरे विश्व में। कहा जाता है कि तापमान जो होना चाहिए ना वो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, पूरे विश्व में नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे हम लोग कहते हैं लगभग 27-28 डिग्री या फिर 38 डिग्री लोग नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन आज आपको पता ही होगा 2025 में जो आपका डिग्री पहुंचा था वो 48 डिग्री पहुंच चुका था। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 50 डिग्री पहुंच चुका था। 50 डिग्री मामूली चीज नहीं है। 50 डिग्री में समझ रहे हैं ना, 50 डिग्री के पार जैसे होता है ना, जो नॉर्मल प्लास्टिक फेंका रहता है कड़ा कुचड़ा में, वो जलने लगता है, खुद ब खुद गलने लगता है। रोड के जो अलकतरे हैं ना वो भी गलने लगता है 50 डिग्री जैसे होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1.1 डिग्री मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, जो कि हमारा पृथ्वी में नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर ऐसा बोला जाता है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को जो कंट्रोल करता है कि टेम्परेचर कम से कम 0 लेवल पे रहे। 0 लेवल पे ना रहे तो 1 लेवल पे रहे, सिर्फ 1.1 मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा लोग। जलवायु परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं होता है, याद रखना है सीधा और सिंपल। तापमान, वर्षा और हवा या मौसम के सामान्य पैटर्न में जो बदलाव होता है जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और का कारण इसको समझ गए। चलिए नेक्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप
ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, है ना, वो हम लोग क्या पढ़े फर्स्ट में पढ़े कि पूरे विश्व में जो पर्यावरण जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन होता है ना, क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता चल गया कि पूरे विश्व में जो तापमान में परिवर्तन होता है कैसे होता है। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरे विश्व में जो गर्मी बढ़ता है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी पड़ रही है वो गर्मी के बढ़ने का कारण क्या है और गर्मी क्यों बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी पूछ दे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वैश्विक तापमान क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी की औसत सतही तापमान में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कि पृथ्वी में लंबे समय तक बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी देख लीजिए आप, हाल फिलहाल के देखिए, नासा ने बताया कि 2024 में, है ना, पृथ्वी में रिकॉर्ड किया गया कि सबसे ज्यादा गर्म वर्ष था। मतलब सोचिए पृथ्वी कब बना है, हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ है, सोचिए। और अभी जो है आपका नासा ने एक डेटा रिकॉर्ड किया है 2024 और 2025 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा है, सबसे ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं 50 लगभग पहुंच चुका है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है पृथ्वी के अंदर, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस मतलब समझते हैं? ग्रीन हाउस गैस मतलब आ जाता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। अब पृथ्वी में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, 52 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक चल जाता है। तो ये जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी का कारण क्या है? पहला कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, है ना, मीथेन, CH4 जिसे कहते हैं, मीथेन का बढ़ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोक्साइड बढ़ना, जलवाष्प का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस जो है ना, प्रमुख ये चारों चीजें से होती है। पहला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है? गंदगी से बनता है, पता ही होगा आपका। कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी से होता है, गाड़ी, कंपनी और बहुत सारे मोटर वाहन से जो धुआं निकलता है उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, मीथेन बेसिकली जो कृषि करता है, पशुपालन करता है, वहां से जो गंदगी निकलती है, जो वहां भाप निकलता है, जो आपका जो इसको कह सकते हैं हम लोग, जो वाष्प निकलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पृथ्वी को गर्म कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये अभी आपका है, इससे जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हीट वेव, जो लू चलता है ना, हीट वेव जिसे को कहते हैं, लू चलता है, सभी को लू मार देता है। जंगल में आग लग जाता है ऑटोमेटिक। आप बोलते हैं ना जंगल में आग लग गया सर, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, चलिए भागो भागो, ऐसा नहीं है। जंगल में आग कभी कभी ऑटोमेटिक लग जाता है ना, क्यों? गर्मी के कारण। हिम नदी पिघल रहा है। आज यदि आपका असम में बाढ़ आया है तो इसका कारण एक भी है, एक कारण है बाढ़ आना। यदि असम में आया है तो इसका एक कारण है कि ये जो है ना आपका गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी की ओर पड़ता है, आई थिंक, है ना, आई एम नॉट कंफर्म। वहां पर भी आपका एक नदी है, 2-3 नदी का संगम होता है, और वहां जो है पानी जो आती है, असम में जो आता है पानी, वो पानी जो है ना नदी के ओर से आती है, और वो नदी का जो पानी है कहीं ना कहीं वो पहाड़ के चोटी से आता है, और चोटी में क्या मिलता है? हिमालय की ओर मिलता है हिम मतलब बर्फ। और वो बर्फ जो है बहुत ज्यादा गल रहा है, और गलने के कारण जो है बहुत स्पीड और बहुत ज्यादा तेज से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ पानी तेज रफ्तार से आ रहा है समुद्र के, नदी की ओर से। और जब उधर से आता है तो उधर से बाढ़ और बहा देता है। तो उत्तराखंड में आप वही स्थिति देखेंगे कि उत्तराखंड में आप केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बाढ़ आने का शंका रहता है। अब आज तो देख लीजिए आप, असम में इस प्रकार का चीजें बना हुआ है। समुद्र का पानी गर्म होना कृषि और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग याद रखना है, सीधा और सिंपल। इसका मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसका बढ़ने का कारण है ग्रीन हाउस में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ जाना, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं बाबू लोग। ओजन लेयर, है ना, ओजन लेयर जिसे कहते हैं ओजन परत का क्षरण। हमें पता है कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, हमारा पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है ना, यहाँ पे सूर्य भी होता है। क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य जो होता है, मान लेते हैं सपोज हमारा सूर्य है, तो सूर्य के ऊपर हमारा जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वहां पे आपका एक लेयर होता है ना। क्या होता है? लेयर। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ओजन परत। क्या कहते हैं? ओजन परत। अरे ओजन परत क्या करता है ना, जो सूर्य से जो हानिकारक प्रभाव वाली जो किरण आती है, समझ में आया? यहाँ पे सूर्य है सपोज डेट,
और सूर्य से जो हानिकारक प्रभाव की जो किरणें आती है, जिसे इंग्लिश से कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना? सूर्य यानी सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है ना? जो हानिकारक वाली जो रोशनी निकलती है, जो परावैंगनिक किरणें निकलती है, वो आपका ओजोन परत जो है इसको रोकती है, ताकि पृथ्वी के नीचे स्तर पे ना जाए, स्थल में ना जाए, क्योंकि जैसे ही स्थल में जाएगा तो पेड़-पौधे को ही नुकसान करेगा। और यदि मनुष्य पे यदि ये डायरेक्टली ये किरण पड़ गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यदि पड़ गया मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर के जो चमड़ा है, मनुष्य का जो शरीर का जो स्किन है, उसपे कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो इसी वजह से जो हम लोग का एक लेयर है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सीधा और सिंपल में हम लोग का ये कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच, जो कि सूर्य से आने वाले हानिकारक प्रभाव या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पृथ्वी में जितने भी जीव-जंतु, पेड़-पौधे हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ-कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रही है ना? इससे क्या हो रहा है कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, हैलोन बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ बढ़ रही है, जिससे क्या होता है कि ओज़ोन परत का जो लेयर है धीरे-धीरे वो छेद हो रहा है, या छिद्र हो रहा है या पतली हो रही है। और जब पतली होती जाती है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में रहता है ये, वायुमंडल में रहता है। जब पतली हो जाएँगी, तो सूर्य का जो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो डायरेक्टली इसको छेद करके डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुँचेगा। जब पृथ्वी पे पहुँचेगा तो ऐसे लोगों पे यदि किरण पहुँच गया, है ना? जीव-जंतु, पशु-पक्षी पे यदि पड़ गया, तो कहीं न कहीं वो मरने के शिकार में आ जाएगा। ठीक? तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। स्ट्रोस्फियर में स्थित ओज़ोन परत में, है ना? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको स्ट्रोस्फियर कहते हैं, ठीक ना? एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं, मतलब वायुमंडल में। वायुमंडल में आप लोग का एक ओज़ोन परत रहता है, जिसका फ़ॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3, है ना? ऑक्सीजन 3 लेवल पे होता है। ओज़ोन परत मात्रा होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो स्थित ओज़ोन परत होती है ना, उसी को कहते हैं ओज़ोन की मात्रा में जो कमी हो जाना। मैंने जैसे बताया कि ओज़ोन ये होता है, ओज़ोन परत। ये ओज़ोन परत किससे बना रहता है? ऑक्सीजन से बना रहता है। तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु यहाँ पे बनता है, 3 परमाणु रहता है ऑक्सीजन का। इससे क्या होता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है और अल्ट्रावायलेट किरण को या रेडिएशन को रोकता है। लेकिन धीरे ये पतला हो रही है, और पतला होने के कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना। आपको क्वेश्चन आएगा कि ओज़ोन लेयर या ओज़ोन परत का क्षरण होने का क्या कारण है? तो पहला कारण बोल सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना, हैलोन का बढ़ना या अन्य ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ का बढ़ना। तो पहला आपका ऑप्शन देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना। ये गारंटी है, मुझे लगता है कि मैं इतना गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओज़ोन परत का क्षरण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? किसके कारण? तो याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण या हैलोन के कारण, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि ओज़ोन परत लेयर जो होता है, ये क्या करता है? तो याद रखना, परावैंगनिक किरण को रोकता है। यानी जो हम लोग का सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक प्रभाव होता है ना, हानिकारक जो किरण होती है, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, इसको रोकता है ना? त्वचा कैंसर होता है यदि नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं रोकेगा, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसे कहते हैं। आँख में मोतियाबिंद होता है, जिसको कहते हैं आपका कैटरेक्ट, है ना? पौधे और समुद्री जीव पर प्रभाव पड़ेगा। सीधा और सिंपल याद रखना, ओज़ोन परत आपका एक तरह से सुरक्षा कवच है, जो कि आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन कुछ पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, मीथेन गैस बढ़ने के कारण, हैलोन बढ़ने के कारण ये ओज़ोन परत क्षय हो रही है। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी में पड़ेंगे तो आपका मोतियाबिंद का बीमारी होता है, त्वचा कैंसर होता है, बहुत सारे समुद्री जीव-जंतु, पशु-पक्षी, जानवर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है? आप इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, कुछ डेटा है। इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987 का एक डेटा है। इसमें बताया गया था कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। एक आपका प्रोटोकॉल बनाया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन परत का क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल बनाया गया है? तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987 बनाया गया है, जो कि आपका ओजोन परत क्षरण को रोकने का एक माध्यम है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार ओजोन परत 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है,
2040 तक अधिकांश विश्व में, 2045 तक आर्कटिक में, 2066 तक अंटार्कटिक में। मतलब ये बताया जा रहा है जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स बनाया गया है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स जो 1987 में बनाया गया है, ये बनाया गया है कि ओजोन परत को जैसा है वैसे रखना है, उसको पतला नहीं होने देना है ना, वरना पतला होगा तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाएंगे हम लोग। तो इसी कारण से जो 1980 में जिस तरह से ओजोन परत बहुत ही तरोताजा था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, है ना, बहुत तरह सॉलिड था, उसी तरह से बनाना है। तो उसको बनाने के लिए 2040 का जो दिखाया गया है डेटा कि 2040 तक जो है विश्व में लगभग अच्छा हो जाएगा, और 2045 तक आर्कटिक मतलब होता है कि जो पृथ्वी का जो भाग है जहाँ पे हम लोग मनुष्य रहते हैं, है ना, पृथ्वी का जो स्थल भाग है आर्कटिक कहते हैं ना, वहाँ पे लगभग उस लेयर पे जो है कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। और अंटार्कटिक मतलब होता है जहाँ पे समंदर का भाग है ना, वहां तक 2006 तक हो जाएगा। मतलब लगभग ओजोन परत को सही किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका एसिड रेन, जिसको कहते हैं आपका अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। आम खाए हैं सभी लोग? आम खाइले बड़ हो? देखो आम जो है ना, जिसको कहते हैं मैंगो, हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? ABCDEFGIJKLMNM फॉर मैंगो। एम मतलब आम। अब बोलेंगे सर आम क्या है? आम से क्या मतलब है? आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, पता है, कच्चा आम खाओगे तो क्या लगता है? खट्टा। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अम्लीय वर्षा, इसका मतलब क्या? आम का वर्षा होगा। क्या सर आम का वर्षा होगा? आम को जाके हम लोग चुनेंगे जाकर के, जिस तरह से पेड़ से आम गिरता है पका पका जाकर के हम लोग चुनते हैं और खाते हैं? नहीं बाबू साहब, ऐसा नहीं है। आपका आम का वर्षा नहीं होगा यहाँ पे वर्षा होगा पानी का। बट पानी कैसा रहेगा? आम जैसा ही रहेगा, खट्टा पानी रहेगा, एसिड पानी रहेगा। और वो पानी क्या करेगा? पूरी तरह से नुकसान करेगा, है ना। जिस तरह से नींबू पानी पीते तो खट्टा लगता है ना, उसी तरह से वहां पे आपका पृथ्वी से पानी गिरता है ना, आपका पृथ्वी में वैसा ही पानी गिरता है। और वो पानी क्या होता है? हानिकारक होता है। यदि उस पानी में यदि आप लोहा तुहा रख दिए और पानी पड़ गया तो वो लोहा में जंग लग जाएगा। यदि वो पानी पड़ गया उस टाइप का तो फसल बर्बाद हो जाएगा। यदि वो पानी समंदर में पड़ गया तो जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मरने लगेगा। जो भी आपका अच्छे अच्छे इमारत है उस पे काई लगने लगेगा। समझ में आया? सीधा और सिंपल याद रखना है, अम्लीय वर्षा मतलब होता है हानिकारक वर्षा। क्या होता है? हानिकारक वर्षा। क्योंकि हमें पता है हानिकारक वर्षा कब होता है। आप देखिए वायु में जो मौजूद होता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड के पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। सीधा याद रखना है। आप देखो सीधा मान लेते हैं कि गाड़ी घोड़ा है ना, गाड़ी घोड़ा जो कि पेट्रोल से चलता है, पेट्रोलियम से चलता है, कोयला वाला जो इंडस्ट्री है कोयला से चलता है, या फिर ट्रेन कोयला से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वहां कोयला से चलता है। तो अब सोचिए कि जितने भी गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से और बहुत सारे उद्योग से, कारखाना से जो गंदगी निकलता है, जो गंदा हवा निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। और ये गंदगी जो आपका धुआं है कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं वो धुआं आपका पृथ्वी में चल जाता है। कहाँ? पृथ्वी के ऊपर में जाता है। आप देखे होंगे कि मान ले कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री है तो यहाँ से धुआं निकलता है और वो धुआं ऊपर की ओर जाता है। आप सोचते हैं धुआं कहाँ जाता है? नहीं, ये धुआं जाता है और बादल के साथ मिल जाता है। ठीक ना? ये बादल के साथ नहीं मिलता है तो जो आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल में मिल जाता है। और वायुमंडल में मिलने के बाद जो ऑक्सीजन होता है ना, वहां पे मिलने के बाद वो निर्माण करता है SO2, जिसको कहते हैं सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड, है ना। ये दो चीज बन जाता है और दो चीज बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक गैस है, ठीक है। और ये गैस क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। और जो पानी गिरता है ना, ये पानी, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर SO2 और NO2 आ गया, NOx आ गया है, ठीक है। ये आ गया, मतलब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड आ गया है, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया है और नाइट्रोक्साइड आ गया है, ये आ गया है। जब पृथ्वी का जो पानी गिरता है ना तो यहाँ पे डायरेक्ट टच होने लगता है। अब जब यहाँ पे टच हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल गया तो ये पानी दूषित हो गया। और यही पानी यदि कहीं जाके गिर गया तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान करेगा, फसल बर्बाद कर देगा। जो अच्छा बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में काई लगा देगा। नदिया के जो जीव जंतु जितनी भी मछली है ना, वो मरने लगेगा, है ना। लोहे में जंग लगने लगेगा। अच्छा बिल्डिंग खराब हो जाएगा। ताजमहल जो आज खराब नहीं हो रहा है, क्यों?
ताजमहल भी खराब हो जाएगा यदि अम्ल वर्षा होगा तो। ताजमहल इसलिए खराब नहीं हो रहा है क्योंकि ताजमहल जो है कहीं न कहीं वो आपका क्या है? वो बना है आपका संगमरमर का पत्थर यानी चूना पत्थर से बना है। इसलिए वो अम्ल जो होता है और वहाँ पे क्षाय होता है, तो उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। देखिए, उसी तरह से देखिए यहाँ पे पानी हो गया, ठीक है? और यहाँ पे आपका नाइट्रोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तीनों मिल कर के जब पानी गिरता है तो आपका खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। वायु में मौजूद जो आपका SO2 होता है, NO2 NO जो होता है, ये पानी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मतलब वायुमंडल में जो मौजूद रहता है वो आपका SO2 रहता है और NO होता है, ठीक है ना? और ये जो है ना कहीं न कहीं आपका पॉल्यूशन से बनता है, ठीक है? पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बनता है। और ये क्या करता है पानी जब गिरता है तो इसके साथ मिल करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, है ना? अम्ल वर्षा बनाते हैं और ये वर्षा पृथ्वी पर जब पहुँचती है तो पेड़ों की वृद्धि प्रभावित होती है, यानी जो पेड़ होता है या जो भी जितने भी जीव-जंतु होते हैं उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। झील नदी का पीएच कम होने लगता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल भरने लगता है, वो पानी पीने के लायक नहीं होता है, जलीय जीवन प्रभावित होता है, मृदा भी प्रभावित होता है, आपका फसल नहीं उग पाएगा, खेती नहीं हो पाएगा, इमारत जो होता है चूना पत्थर या संगमरमर का बना होता है उसका नुकसान होने लगता है बेसिकली। अब बोलेंगे सर ताजमहल अभी तक नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ताजमहल में इस तरह से चीज़ें हैं जो कि उदासीन कर देता है अम्ल वर्षा को इसलिए नहीं हो पाता है। इसलिए इसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय है कि इसको कम करना होगा। जो पॉल्यूशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड हो, नाइट्रो ऑक्साइड हो, इसको कम करना होगा। हम लोग को ईंधन यूज़ नहीं करना होगा, कोयला यूज़ नहीं करना होगा, पेट्रोलियम यूज़ नहीं करना होगा, बल्कि हम लोग को नेचुरल चीज़ें यूज़ करना होगा। जिस तरह से अभी जो है आपका इलेक्ट्रिक यूज़ कीजिए या फिर बायोगैस यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। वरना यदि ऐसा यूज़ करते रहेंगे तो कहीं न कहीं पृथ्वी में अम्ल वर्षा होंगी और पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं, सब नुकसान होगा। चलिए बच्चा लोग, ये हो गया 4 पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ओजोन परत और अम्लीय वर्षा। जलवायु परिवर्तन मतलब सीधा और सिंपल याद रखना है जब लंबे समय के साथ जब तापमान में, वर्षा में या हवा में या मौसम में अचानक पैटर्न में बदलाव हो जाता है और एक्सेस होने लगता है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, ज्यादा तापमान होने लगता है, ज्यादा वर्षा होने लगता है, ज्यादा हवाएं चलने लगती है, तो उसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन, है ना? और जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? ज्यादा तापमान बढ़ता है, ज्यादा वर्षा होता है, बाढ़ आता है, हवा ज्यादा होता है, मौसम खराब होता है। इसका कारण क्यों है? क्यों होता है? इसका कारण एक ही है आपका कि हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और धुआं का ज्यादा से ज्यादा हम लोग उत्सर्जित करते हैं। आपका गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से, इलेक्ट्रिसिटी बनता है कारखाना से, बहुत सारी कंपनी से गंदा धुआं निकलता है। इससे क्या होता है पर्यावरण की जो वायुमंडल है उसको नुकसान हो जाता है। इससे क्या होता है जलवायु परिवर्तन होने लगता है। एक्सेस गर्मी, एक्सेस पानी, बाढ़ आता है, हवाएं चलती है, साइक्लोन लगता है, इससे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। नासा ने दावा किया था, है ना? नासा ने दावा किया है कि 2024 और 2025 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, ठीक है? ओजोन परत क्या होता है पता है कि जो मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आपका एक परत होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीधा और सिंपल भाषा में ओजोन परत, है ना? ओजोन परत, ये ओजोन परत का काम क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश से जो परावैंगनी किरण आती है ना? जो हानिकारक किरण आती है उसको रोकता है वो, ताकि पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है उस पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, वो रोकने का काम करता है ना? क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी से क्या निकलता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का काम करता है ओजोन परत। लेकिन ओजोन परत धीरे-धीरे क्षय हो रहा है। क्षय होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना, हैलोन का बढ़ जाना, इसी कारण से जो है बढ़ रहा है। तो आपका पता है सीधा और सिंपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987 में बना है और इन्हें कमेटी बना करके ये तय किया है कि हम लोग ओजोन परत को सही रखेंगे, मजबूत रखेंगे। तो दावा क्या है 2040, 2045, 2066 तक जो है ना कहीं-कहीं ओजोन परत को सही कर दिया जाएगा। ठीक है? वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, पता है कि पूरे विश्व पे पूरा ज़्यादा बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पूरे विश्व में, है ना? नासा ने तो रिकॉर्ड कर लिया 2024, 2025 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का कारण क्या है? ग्रीन हाउस का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, नाइट्रो ऑक्साइड का बढ़ना, इसी वजह से जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अम्लीय वर्षा हो रहा है, अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है? वही कारण है कि कहीं न कहीं पृथ्वी में पर्यावरण प्रदूषित हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो वायुमंडल प्रदूषित होगा। जब वायुमंडल प्रदूषित होगा इसका मतलब वायुमंडल में SO2 और NO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों जो है मिल जाता है
और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जब पानी गिरता है तो वो एसिड बन जाता है, और एसिड जब बनता है तो पूरी तरह से नुकसान करता है। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि कहीं हम लोग कहीं सीधा और सिंपल याद रखना है कि हम सबको पृथ्वी में जो भी आपका समस्या है, वैश्विक समस्या है, वैश्विक पर्यावरण समस्या है, इसको रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना होगा, है ना। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने पर्यावरण को साफ सफाई स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे लगाएं, और हर जितने भी जीव जंतु हैं जैव विविधता का ख्याल रखें। ठीक, और कम से कम जो है यूज करें, क्या यूज करें, पेट्रोलियम का, कोयला का, है ना, इस सबको खत्म किया जाए। इसलिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक चीजें को बढ़ावा दे रही है, ग्रीन गैस को बढ़ावा दे रही है ना। ग्रीन गैस मतलब बायोगैस को बढ़ावा दे रही है, ताकि जो है पृथ्वी में कोई नुकसान ना हो। इसी वजह सरकार जो है बहुत सारे जो है पर्यावरण के प्रति लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक है, और पर्यावरण को लेकर के हमेशा काम कर रही है, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगा रही है। ठीक है ना, वर्षा पानी को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि पानी खराब ना हो। जितने भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है। यदि आप धुआं से, आप कोयला से चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, क्या से चला रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है अभी सोलर सिस्टम का यूज कीजिए, जल्दी से ज्यादा धुआं प्रदूषित नहीं होगा, धुआं उत्सर्जित नहीं होगा। इसलिए अभी सभी जगह कंपलसरी कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप सोलर सिस्टम का यूज करें। अब हर जगह पे देख लीजिए, पूरा गांव मोहल्ला शहर में सरकार ने कर दिया है सोलर उज्जवल योजना, है ना। सोलर उज्जवल योजना के नाम से होगा, और सबके घर में जो है सोलर एनर्जी लगेगा, सोलर लगेगा, और उसी से आप लोग को जो है लाइट मिलेंगी, एनर्जी मिलेंगी, और जिससे कि आप लाइट जला पाएंगे, बल्ब जला पाएंगे, और आप अपने घर को रोशनी दे पाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रिक हैं, जितने भी बस हैं, जितना कार है, बाइक है, सबको इलेक्ट्रिक किया जा रहा है ना। सीएनजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है पृथ्वी नुकसान ना हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू साहब? चारों टॉपिक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बिना डरे, बिना समझे फटाक से क्वेश्चन करें। देखो, संजीत पूछ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है सर? ग्रीन मतलब देखो, ये दिख रहा है ग्रीन है बच्चा, ये ग्रीन दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे हाँ सर, ग्रीन कलर तो एक कलर है। ये ग्रीन हाउस एक ग्रीन होता है ना। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा, है ना। ग्रीन मतलब होता है हरा, ठीक है। और हाउस, हाउस मतलब क्या होता है? घर। ग्रीन मतलब हरा, हाउस मतलब होता है घर, और गैस मतलब होता है कोई भी गैस हो। ग्रीन हाउस गैस, इसका मतलब जो हवा या जो गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है ना, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। समझ में आया? जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। पर्यावरण को प्रदूषित कौन करता है आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, आप यदि कोयला का प्रयोग कर रहे हैं, डीजल का, पेट्रोल का या केरोसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, लकड़ी जलाने से जो धुआं निकलता है ना, पुआल जलाने से जो धुआं निकलता है, घर में जो मम्मी खाना बनाती है, लकड़ी जलावन करती है, तो उससे जो धुआं निकलता है ना। आपके पापा बाइक यूज करते हैं, तो आपका बाइक से जो धुआं निकलता है, कंपनी से जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है जहाँ कोयला यूज होता है, पेट्रोल डीजल यूज होता है, वहां से जो धुआं निकलता है, जनरेटर से जो धुआं निकलता है, वो धुआं कहाँ जाता है? आप बोलेंगे धुआं ऊपर चल जाता है सर। नहीं, वो वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में जाकर के वायुमंडल को प्रदूषित करता है, यानी प्रदूषण फैलाता है। उसी को कहते हैं आप लोग को प्रदूषण। और होता है मीथेन गैस, वो भी आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी को गर्म करता है। तो ये ग्रीन हाउस आपका मीथेन गैस जो होता है ना, जिसका फार्मूला होता है CH4, वो जानते हैं कहाँ से निकलता है? वो निकलता है आपका पशुपालन, यानी गाय गरु जो हो गया, गाय बैल का जो
रखता है, बकरी, भेड़ जो रखता है, घास का यूज़ जो करता है, पुआल जो रखता है, उससे ग्रीन हाउस गैस निकलता है। गाय के गोबर से ग्रीन हाउस गैस निकलता है ना? उसी को कहते हैं मीथेन गैस। इसके बाद नाइट्रोजन गैस जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है, वो भी निकलता है। तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है? हाँ, जितने भी आपने देखा ग्रीन हाउस गैस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रो ऑक्साइड हो या आपका ओज़ोन परत जो हो गया, है ना? आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन हो, नाइट्रो ऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ना, ये सारा हाँ, हाँ, जा रहा है। हाँ, कंफर्म हो गया। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है यही वाला है, ठीक है? और यही क्या करता है ना, ये सारा गैस जो है पृथ्वी के ऊपर में वायुमंडल में ये रोक के रखता है, गर्मी को रोक करके रखता है। और पूरा विश्व में यदि देखेंगे तो पूरा गर्मी को रोक रखेगा तो हम लोग कहते हैं वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, है ना? पूरा विश्व में गर्मी बढ़ गया, ठीक है? ग्रीन हाउस गैस मतलब ये नहीं समझना कि अच्छा गैस है, ग्रीन हाउस गैस मतलब होता है हानिकारक गैस। हानिकारक गैस में हम लोग देख लिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब सारे हैं, ठीक? इंग्लिश का भी क्लास लीजिए सर, बस 2 दिन क्लास 19 तारीख से एग्ज़ाम है ना जी आप लोग का? 19 तारीख से एग्ज़ाम है और सिलेबस भी आप लोग का 19 तारीख को कंप्लीट होगा और इंग्लिश का बोल रहे हैं बच्चा लोग। बाबू देखो बाबू एक काम कर सकते हो आप सब ग्रुप में एसएमएस कीजिए पहले, है ना? यदि इंग्लिश का क्लास है आप लोग का एसी पेपर, तो ग्रुप में एसएमएस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का एग्ज़ाम जो रहेगा ना, एग्ज़ाम का तो डायरेक्टली एसी का तो एग्ज़ाम नहीं है अभी, एसी का लेट है, तो मैं उतना मैं कंप्लीट कर दूँगा आप सबका, ठीक है? एसी का जो है एग्ज़ाम आप लोग का होगा भी और तभी भी क्लास चलते रहेगा एसी का। ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 दिन टाइम दीजिए, इसके बाद एसी का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश का। लेकिन उससे पहले आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब कम से कम जो है ग्रुप में एसएमएस कर दीजिए, ठीक है? और एक बार एसएमएस कर दीजिए फटाफट, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग। एक स्टूडेंट से फिर नहीं होगा ना, जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग एसएमएस करें जिनका एसी पेपर इंग्लिश है, ठीक है? क्लास को एंड करें आप? सितंबर 19 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है? 20, 21 अच्छा सितंबर, अगस्त से जो है ना बाकी सितंबर से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करवा देंगे बच्चा। बाकी जो सब्जेक्ट अब देखेंगे तो सितंबर से ही आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक ना? मेजर पेपर तो आप लोग का शायद अगस्त में जो है कंप्लीट होने की संभावना है। मेजर माइनर जो है आप लोग का लगभग अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सितंबर में आप लोग का सारा एग्जाम होगा, है ना? तो कोशिश करेंगे सारा जो है एसी का इंग्लिश का हम लोग ले लें क्लास। आप लोग को नोटिस गया है, एक नोटिस गया होगा कि आप लोग का ईवीएस का यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो टेस्ट होगा वो 4 टर्मिनल में होंगी, है ना? डेट बता दिया गया है कब-कब होगा, है ना? 20 तारीख, 28 तारीख कितना-कितना बताया गया है, 5 तारीख और 8 तारीख, क्योंकि हमें पता है कि शायद 9 तारीख से आप लोग का इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्लास है, ये फाइनल एग्जाम है ना? ईवीएस का जो एग्जाम है 9 तारीख और 10 तारीख को पड़ेगा, तो 8 तारीख को हम लोग टेस्ट लेंगे, क्लास टेस्ट। और जो टेस्ट में जिन जिन स्टूडेंट्स का अच्छा रिकॉर्ड आएगा, रैंक अच्छा आएगा, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एसकेजी ज्ञान ज्योति इनवाइट करके उनको कुछ एक सर्टिफिकेट दें या फिर किसी प्रकार का छोटा-सा रिवार्ड दें, है ना? चलिए, क्लास को एंड करते हैं बच्चा लोग, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।